1931 में एक डिवाइस बनाया गया जिस डिवाइस ने मेडिकल की दुनिया में और न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। इस डिवाइस का नाम था साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हिस्टोरिकली तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ज़्यादा है। बोर्ड एग्जामिनेशन में साइक्लोट्रॉन ऑल्टरनेट ईयर्स में आ ही जाता है और ये 3 या 5 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, तो हर बच्चे को साइक्लोट्रॉन पढ़ना ही पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना भी है। साइक्लोट्रॉन क्यों इंपॉर्टेंट है मेडिकल की दुनिया में वो समझते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को अगर कैंसर हो जाता है तो कैंसर में होता यह है कि उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई ग्रो करने लग जाते हैं, वो रैपिडली ग्रो करने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उन वाइट ब्लड सेल्स को खत्म किया जाए, उन वाइट ब्लड सेल्स को किल किया जाए। तो किल उनको कैसे किया जा सकता है, वो सेल्स बहुत छोटे हैं, तो उसके लिए एक ऐसे चार्ज पार्टिकल की आवश्यकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो और बहुत ज़्यादा उसके पास एक्सेलरेशन हो। ये चार्ज पार्टिकल जाके जब उन वाइट ब्लड सेल्स को टारगेट करता है, उन वाइट ब्लड सेल्स को टारगेट करता है तो ये इनको किल कर देता है। इस पूरे प्रोसेस में ध्यान ये रखा जाता है कि कहीं जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहीं डैमेज ना हो जाएं। तो एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो सीधा टारगेट करता है वाइट ब्लड सेल्स को। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। इसको रेडिएशन थेरेपी बोला जाता है। सवाल ये है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ स्पेसिफिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इतनी एनर्जी दी कहाँ से जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देने का काम करेगा साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी देने का, हाई एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ये तो हो गई मेडिकल की दुनिया की बात। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया की बात। न्यूक्लियर फिजिक्स में जब भी हम स्टडी करते हैं तो हम हर एस्पेक्ट को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहले एटम को समझा, फिर देखा एटम के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, उनको अलग अलग समझा। अब एक जो अंदर न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को भी तोड़ के, उसको भी ब्रेक डाउन करके समझने की ज़रूरत थी, लेकिन ये समझा कैसे जाएगा। न्यूक्लियस अपने आप में बहुत छोटा होता है, तो उस न्यूक्लियस को समझने के लिए फिर हाई एनर्जी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स उस पर बॉम्बार्ड किए गए और फिर हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश की। तो दोनों ही फील्ड में साइक्लोट्रॉन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स को हाईली एक्सेलरेट करता है और उनको हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो समझते हैं कि साइक्लोट्रॉन में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। साइक्लोट्रॉन में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा इसका प्रिंसिपल, दूसरा हमें पढ़ना होगा इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, और एक और टॉपिक आता है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये कंप्लीट 5 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल को हाई एक्सेलरेशन मिलने लग जाता है। लेकिन चार्ज पार्टिकल को जो आपने कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या क्या है ये हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो जब भी चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो हाईली एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई एनर्जी to positive charge particle when it is kept in
कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कंस्ट्रक्शन। मैं बार बार कभी मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, कभी मैं एनर्जी बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइए। एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है और एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो देखिए जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। अब बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन की कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप सामने से फ्रंट साइड से देखें तो क्या होगा कि नीचे एक मैग्नेट लगाई जाएगी। ठीक है, और ऊपर एक और मैग्नेट लगाई जाएगी। नीचे और ऊपर मैग्नेट लगाई जाती है और रखा ऐसे जाता है कि ऊपर नॉर्थ पोल होगा और नीचे साउथ पोल होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे रखी जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद दो डी शेप में ये 3 डायमेंशनल हॉलो डीज होती हैं। इन दोनों डीज को इन दो मैग्नेटिक पोल के बीच में रख दिया जाता है इस तरह से। ये आपने ऊपर रखी, ये दो डीज ऐसे रख दी। अब इसको डी कंसीडर कर लो आप, ये दो डीज ऐसे रख दी। ठीक है, दो हॉलो मेटालिक डीज रख दी जाती हैं मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। ठीक है, और उन दो हॉलो मेटालिक डीज को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। कंफ्यूज ना होइएगा, मैं बताऊंगा अभी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या है। ठीक है, तो बस अभी आपको समझना ये है कि आपने एक पोल यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगाया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, और बीच में दो डीज रख दी। अब अगर आप साइड से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई नजर आ रही है। टॉप व्यू कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती हुई नजर आ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। आप कहोगे सर वो मैग्नेट्स कहाँ गई, उन मैग्नेट्स को आप इमेजिन मत करिए फिलहाल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है और क्या दिखाई दे रहा है, और दो हॉलो मेटालिक डीज दिखाई दे रही हैं। उन डीज का शेप कैसा है, ये डीज का शेप कुछ इस तरह का है। ये ऐसे रखी हुई है डीज, हॉलो है, ये याद रखना, हॉलो है, मेटल की बनी हुई है। हॉलो का मतलब है खोखली है। 3 डायमेंशनल डीज हैं, खोखली हैं। ठीक है, अच्छा, और इनसे कनेक्ट कर दिया हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा ऑसिलेट करता रहता है ना। ऑसिलेट कौन सी चीज करती है, जो अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा ही तो करता है, कभी एक साइकिल ऐसे लगाएगा, दूसरी साइकिल ऐसे, एक साइकिल ऐसे, दूसरी साइकिल ऐसे, यही तो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, और इसको मैंने नाम दे दिया हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, HFO, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, क्या समझ में आ गई आपको ये बात? चलिए, अब आपने क्या किया कि यहां पे कहीं इस डी में आपने यहां पे एक एग्जिट पोर्ट बना दिया। ये है एग्जिट पोर्ट। ठीक है, एग्जिट पोर्ट किस लिए, चार्ज पार्टिकल इसमें घूमने के बाद यहां से बाहर निकलेगा। वो घूमेगा कैसे वो हम देखेंगे। क्या आपको समझ में आ गई? ये इसका कंस्ट्रक्शन है, और इस कंप्लीट कंस्ट्रक्शन को हमने वैक्यूम में बंद कर दिया। ये वैक्यूम, चलिए, तो क्या आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन और उसी के हिसाब से समझा दूंगा। देखिए, समझिए, 2 हॉलो मेटालिक डीज D1 एंड D2। यहां मैंने नाम नहीं दिया, मैं नाम दे देता हूं कि ये वाली जो D है ये है आपकी D1 और ये है D2। 2 हॉलो मेटालिक डीज हैं, D1 एंड D2 आर कैप्ट इन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। मेटालिक डीज आर कनेक्टेड विद हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से ये मेटालिक डीज कनेक्टेड हैं।
विच रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी आफ्टर टाइम इंटरवल t/2, मतलब रिवर्सेस पोलैरिटी, देखिए क्या है कंडीशन कि आपने एक ऑल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट से कनेक्ट किया, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का काम क्या होता है कि पहले वो इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव कर देता है और इसको नेगेटिव कर देता है, मतलब करंट यहां से यहां फ्लो करता है, और कुछ देर के बाद ये इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव कर देता है, इसको नेगेटिव कर देता है, तो मतलब दोबारा में करंट यहां से यहां फ्लो होने लग जाता है। तो ये जो टाइम लगता है इसको अपनी साइकिल कंप्लीट करके पोलैरिटी बदलने में, पोलैरिटी का मतलब है पोल्स बदल लिए, पहले पॉजिटिव ये था, नेगेटिव ये था, फिर पॉजिटिव ये हो गया और नेगेटिव ये हो गया, तो पोलैरिटी चेंज करने में जो इसको टाइम लगता है वो टाइम कितना लगता है, t/2। ठीक है, तो किसी भी चीज को आपने ऑसिलेशन में पढ़ा होगा, टाइम एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो लगता है t, लेकिन इसको टाइम कितना लगता है, t/2। आपको ये तो क्लियर है ना, एक साइकिल को ऑसिलेशन में आप पढ़ के आए हैं, साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, 0 से यहां से स्टार्ट होता है और कंप्लीट करने में ये टाइम लगता है t, लेकिन इसको टाइम कितना लगने वाला है, t/2, आधा टाइम लगने वाला है। क्यों लगने वाला है वो देखेंगे हम। तो ये हमारा हो गया क्या, कंस्ट्रक्शन। अब समझते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होगी। देखिए हमने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को यहां रख दिया, ये है +q चार्ज, और जब हमने +q चार्ज को यहां रखा तो हमने क्या किया, हमने उस टाइम पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की मदद से पोलैरिटी कुछ ऐसी सेट की कि जो d2 है वो हो गई पॉजिटिव और d1 हो गई नेगेटिव। ठीक है, d2 हो गई पॉजिटिव और d1 हो गई नेगेटिव। अब देखिए d2 अगर पॉजिटिव हो गई तो हुआ क्या कि ये d2 की वजह से ये पॉजिटिव, ये चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव, इस चार्ज पार्टिकल को एक पुश मिला और ये चार्ज पार्टिकल कहां चला गया, इस तरफ जाने लगा। और d1 क्या है, नेगेटिव है। d1 अगर नेगेटिव है तो ये इस चार्ज पार्टिकल को खींचेगा, तो इसका मतलब दोनों ही फोर्सेस की वजह से ये चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा, अंदर की तरफ। तो क्योंकि ये जो d है वो कैसी है, हॉलो है, और हॉलो होने के साथ साथ खोखली है, और खोखली होने के साथ साथ ये वाला जो हिस्सा है यहां से खुली हुई है, यहां से ओपन है, मतलब चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर कर रहा है, किसकी वजह से एंटर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एंटर हुआ। अब यहां से अंदर पहुंचा ये चार्ज पार्टिकल, जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर पहुंचा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खासियत देखिए, आपने एक डेरिवेशन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो शेल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, शेल के लिए आपने किया है। तो शेल कैसी होती है, खोखली होती है, हॉलो होती है। तो हॉलो कोई भी चीज होगी उस पे चार्ज कहां रिसाइड करता है, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे रिसाइड करता है, अंदर कोई भी चार्ज हॉलो के होता नहीं है। इसका मतलब ये जो डीज हैं इनमें चार्ज कहां होगा, सरफेस पे होगा। अगर चार्ज सरफेस पे है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, 0। तो इन डीज के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां है। बात को समझना कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर एंटर तो कर गया, पहुंच तो गया वहां तक, लेकिन अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आप कहोगे सर यहां से यहां अंदर कैसे पहुंचा, ये अपने इनर्शिया की वजह से पहुंच गया है। ठीक है, अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल अंदर पहुंचा, यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अब उसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, और लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि 4 फिंगर रखिए आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिड फिंगर चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और फोर्स कहां लगेगी, ऊपर लगेगी। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और मैंने आपको बताया था कि किसी चार्ज पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी है तो इसके पास इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी कहां है, यहां है, फोर्स कहां लग रही है, इस डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट कहां मिलेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये चार्ज पार्टिकल एक कर्व पाथ लेता हुआ ऐसे बाहर आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ गई बात, ये चार्ज पार्टिकल कर्व पाथ लेता हुआ बाहर आ जाएगा। तो मैंने यहां आपको मोटे मोटे तौर पे 2 चीजें बताई, वो 2 चीजें क्या है,
कि जब आपने चार्ज पार्टिकल को यहां रखा, मतलब ये चार्ज पार्टिकल जब बाहर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ये चार्ज पार्टिकल इस डी के अंदर पहुंच गया, लेकिन अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक कर्व पाथ लेना शुरू कर देता है, एक सर्कुलर पाथ लेना शुरू कर देता है। अब देखिए, यहां से यहां जाके वापस आने में इस चार्ज पार्टिकल को जो टाइम लगा है वो क्या लगा है, t/2, आधा टाइम लगा है। इसने आधा सर्कल कंप्लीट किया है, आधा साइकिल कंप्लीट किया है, तो चार्ज पार्टिकल को टाइम लगा t/2। जैसे ही टाइम t/2 हुआ है, इस HFO ने, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने अपनी पोलैरिटी पलट दी, पोलैरिटी रिवर्स कर दी। तो जो अभी तक यहां पे ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, अब ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। D1 पॉजिटिव हो गया। जैसे ही D1 पॉजिटिव हुआ, ये चार्ज पार्टिकल यहां से पुश हुआ, इस D से बाहर नेगेटिव की तरफ चला गया, तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां चला गया। ठीक है, यहां ये चार्ज पार्टिकल गया, अंदर पहुंचा, अंदर अगेन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगेन ये सर्कुलर पाथ फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स का डायरेक्शन क्या लगेगा, नीचे की तरफ। तो फोर्स जो है वो इस तरह से, ये चार्ज यहां आ जाएगा, फिर अगेन ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां आया, तो यहां से यहां आने में इसने जो टाइम पीरियड लिया वो t/2। जैसे ही ये t/2 हुआ, अगेन HFO ने अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर दी, वो रिवर्स की, तो ये D1 जो है वो अगेन नेगेटिव हो गया और D2 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव की वजह से इस चार्ज पार्टिकल को पुश मिला और ये अगेन यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां से यहां पहुंचा, अंदर जाके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगेन इसने ये वाला पाथ फॉलो किया। ये वाला पाथ फॉलो करने के बाद ये यहां आया और ये ऐसे ही इस चार्ज पार्टिकल में सर्कुलेट करने लगा, और सर्कुलेट करते करते जब ये बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल इस एग्जिट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ गया? क्या क्लियर हो गई? ठीक है, तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको वर्किंग एक बार फिर से समझा देता हूं, फिर लिख दूंगा और लिखने के बाद एक बार और समझा दूंगा। देखिए, चार्ज पार्टिकल को हमने यहां रखा, जब हमने यहां रखा, मिड में रखा, दोनों डीज के बीच में, तो हमने हाई फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेटर की मदद से D2 को कर दिया पॉजिटिव और D1 को कर दिया नेगेटिव। उसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल D1 के अंदर एंटर हो गया। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि वो डीज हॉलो हैं, खोखली हैं, और जो हॉलो मेटेलिक बॉडीज होती हैं उनमें चार्ज हमेशा सरफेस पे लाई करता है और उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो होता है। तो ये चार्ज पार्टिकल अंदर चला गया, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से इसका डायरेक्शन निकाला, तो ये कर्व पाथ लेता हुआ बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर यहां पे आ गया ये t/2 टाइम पे। t/2 टाइम जैसे ही हुआ, इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। उस टाइम पे D1 जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया और D2 नेगेटिव हो गया, और ये इस तरह से अगेन एंड अगेन पोलैरिटी चेंज होती रही और ये सर्कुलेट करता रहा। तो देखिए मैं लिख देता हूं अब, और लिखने के बाद एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, चलिए अब वर्किंग देखिए। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज केप्ट बिटवीन द डीज एट दैट टाइम। चार्ज पार्टिकल को हमने दोनों डीज के बीच में रखा। एट दैट टाइम विद द हेल्प ऑफ HO, D2 बिकम पॉजिटिव एंड D1 बिकम नेगेटिव। हमने HFO की हेल्प से D2 को क्या कर दिया, पॉजिटिव, और D1 को कर दिया नेगेटिव। सो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स टुवर्ड D1।
तो चार्ज पार्टिकल ने D1 की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस की एंड एंटर्स D1 वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि वो हॉलो है इनसाइड, बट a force but a magnetic field is there due to which it will experience force, लेकिन वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड स्टार्ट्स फॉलोइंग सर्कुलर पाथ एंड केम आउट ऑफ D1। सर्कुलर पाथ फॉलो करने के बाद D1 से बाहर निकलता है कब, टाइम इंटरवल T/2 पे, और ये टाइम इंटरवल T/2 वो होता है जब HFO हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी जो पोलैरिटी है उसको रिवर्स करता है। एट दैट टाइम HFO रिवर्स्ड इज इट्स पोलैरिटी, सो चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स D2। जब HFO ने अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो इसको कर दिया पॉजिटिव, इसको कर दिया नेगेटिव, तो पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को फोर्स एक्सपीरियंस हुई इस डायरेक्शन में, तो ये चार्ज पार्टिकल यहां चला गया एंड अगेन फॉलो सर्कुलर पाथ इनसाइड D2। अब D2 में जाके ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा एंड इट हैपन्स अगेन एंड अगेन टिल चार्ज पार्टिकल गेन्स एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। चार्ज पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, हाफ mv², और हमने रिलेशन निकाला था QVB इज इक्वल टू हाफ mv² अपॉन r, तो वहां से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू ये निकल के आई थी। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू हमने यहाँ हाफ mv² में v में पुट कर दी तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इतनी निकल आई। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी जब चार्ज पार्टिकल गेन कर लेगा तो वो इस एग्जिट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा, और जहां भी हमें डेस्टिनेशन में, जिस भी टारगेट पे हमें भेजना है उस टारगेट पे जाके हिट करेगा और अपना जिस काम के लिए वो भेजा गया है उस काम को वो करेगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन ये कहती है कि ये चार्ज पार्टिकल, अब देखिए कितना ये अलग सी चीज है कि ये चार्ज पार्टिकल जब यहां से यहां आ जाए, यहां से घूम के यहां आ जाए, तो उस टाइम पे ये जो HFO है इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर रिवर्स नहीं होती है तो ये चार्ज पार्टिकल फिर यहां से यहां नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन और HFO की जो सेटिंग है ये दोनों कॉन्फ़िगर करना होता है, और वही फ्रीक्वेंसी होती है साइक्लोट्रॉन की, कि जो उसका जो मोशन है, उसकी जो साइकिल है उसके हिसाब से हमें पोलैरिटी रिवर्स करनी है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए पहले तो हम लिखते हैं, अब ये फ्रीक्वेंसी निकलेगी कैसे, कैलकुलेट कैसे होगी फ्रीक्वेंसी, वो देखिए। अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2πr, और स्पीड कितनी हो गई, वेलोसिटी। हमने रेडियस का फॉर्मूला कल निकाला था, रेडियस का फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले से निकाला था, mv² अपॉन r इज इक्वल टू QVB। आपको याद होगा वेलोसिटी सेलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, नहीं वेलोसिटी सेलेक्टर नहीं, डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट था। तो यहां से आपने r की वैल्यू निकाली तो वो हो जाएगी mv अपॉन QB। अब इसको उठा के पुट कर देंगे हम इस वाले फॉर्मूले में, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। तो t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v, तो t इज इक्वल टू 2πr की वैल्यू mv अपॉन QB, और v ऑलरेडी है इससे ये कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB। और अगर फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है तो f इज इक्वल टू 1/t होता है, तो 1/t का मतलब हो गया QB अपॉन 2πm। सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो देखिए लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन के चार्ज साइक्लोट्रॉन से आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या प्रोटॉन को आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, ना तो आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते और ना ही आप इससे न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते। न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, यहां रखेंगे तो उस पर कोई रिपल्शन नहीं लगेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन इसलिए आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास बहुत कम होता है। तो जब आप उसको फोर्स देंगे तो वो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लेगा।
और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मास वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उसकी वजह से उसका जो मास है वो भी बढ़ता जाएगा। और मैं लिखने जा रहा हूं आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये होता है मास एट रेस्ट और ये होता है मास ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग। तो अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उस चार्ज पार्टिकल की बहुत वेलोसिटी बढ़ गई, ये अप्रोक्सीमेटली अगर हो गई इक्वल सी के, तो इसका मतलब है ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। 0 से आप किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो मास क्या हो जाएगा उसका, इनफाइनाइट। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन का। इसलिए इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट कर नहीं सकते, न्यूट्रॉन को आप एक्सेलरेट कर नहीं सकते। क्या आपको इस बात समझ में आ गई? चलिए, सो न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड because they don't have charge। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी accelerated because of very less mass। ठीक है, तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मास भी बढ़ता जाएगा, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो ये पूरी कहानी है साइक्लोट्रॉन की, 5 मार्क्स की कहानी है। ये आपको पढ़ना जरूर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड का।